सो हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास को हम अभी कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आपको संक्षिप्त में इतना ही जानना है कि हम जो छांदस है, इसका मतलब होता है प्राचीन संस्कृत। ठीक है, प्राचीन संस्कृत को हम छांदस कहते हैं। ठीक है, फिर ये जो संस्कृत खाली दिया गया है इसको हम कहते हैं साहित्यिक संस्कृत। ठीक है, साहित्यिक संस्कृत, फिर उससे पाली प्रकृत अपभ्रंश निकली है। ठीक है, ये ऑर्डर है। अब टाइम आपको याद रहे या ना रहे, लेकिन ऑर्डर याद रहना चाहिए। ठीक है, तो जो भी हो, अब जो अपभ्रंश है ये टूटने लगी 10वीं शताब्दी में। जब ये टूटने लगी तो इससे कुछ भाषाएं निकली, उसी को हम आज वर्तमान में गुजराती, सिंधी, अवधी, ब्रज, राजस्थानी और कुछ भाषाएं हैं। ठीक है, ये सभी उस समय में एक प्रकार से उपभाषा के रूप में निकली। ठीक है, उसको हम मतलब पर्टिकुलरली नहीं कह सकते उस समय कि ये राजस्थानी है, ये क्या है, वो क्या है, उतना पहचान उस समय में नहीं था। ठीक है, खाली मतलब अपने आप से वो डेवलप हो गई। ठीक है, तो ये कब हुआ? 10वीं शताब्दी में ये सब हुआ। ठीक है, मतलब जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो गई। ठीक है, अब देखिए, अपभ्रंश और देश भाषा दोनों बात एक ही है। ठीक है, बहुत से लोग अपभ्रंश को देश भाषा कहते हैं, वो है एक वर्जन। दूसरा वर्जन है उसका कि जब अपभ्रंश टूटने लगी और टूटकर जो स्थानीय बोली है या स्थानीय कोई भाषा है उसका रूप लेने लगी, तो उसी अपभ्रंश को कुछ लोग ने क्या कहा? देश भाषा कहा। ये दो एक प्रकार से वर्जन बताए जाते हैं। ठीक है, तो दोनों ही जो विचार हैं उसको समर्थन मिला हुआ है। ठीक है, जैसे अब भरत मुनि हैं। ठीक है, भरत मुनि जो भारतीय काव्यशास्त्र में जो रस संप्रदाय है उसके प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, तो भरत मुनि हैं। ठीक है, तो वो मुनि जी का ऐसा मानना है कि जो अपभ्रंश है वो देश जो भाषा है वो श्रेष्ठ है। ठीक है, ऐसा वो भी मानते हैं, क्योंकि उस समय तो सब संस्कृत में रचना करते थे, तो देश भाषा में काव्य लिखना श्रेष्ठ माना है भरत मुनि जी ने भी। तो अपभ्रंश को उन्होंने देश भाषा कह के बुलाया है। ठीक है, तो इस प्रकार के कुछ उदाहरण दिए जाते हैं। और कुछ लोगों ने जो अपभ्रंश की स्थानीय मतलब उसका जो स्थानीय रूप बन के निकला था उसको कुछ लोगों ने देश भाषा कहा है। ठीक है, तो दो एक प्रकार से इसके वर्जन हमको सुनने को मिलते हैं। ठीक है, तो एक बार यहाँ पे एक हमको जो बताया जा रहा है वो देख लेते हैं। ठीक है, तो संस्कृत के जो आचार्य हैं और अपभ्रंश कवियों ने अपभ्रंश को देश भाषा कहा है। ठीक है, तो वही बात जो मैंने आपको बताई है अभी। ठीक है, तो महान अपभ्रंश कवि स्वयंभू पुष्यदंत ने अपनी भाषा को ग्रामीण भाषा या देशी भाषा ही कहा। प्रत्येक युग में साहित्यिक भाषा होती है और अनेक लोक भाषाएं भी होती हैं। ठीक है, तो इन्हीं लोक भाषाओं से साहित्यिक भाषा जीवन का रस प्राप्त करती है। और एक बार मैं इसको पढ़ लेता हूँ। ठीक है, जिससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाए। तो जब साहित्यिक भाषा जनता से दूर हटती है और केवल पंडितों की भाषा रह जाती है, तब
वह भाषा मृत हो जाती है, ठीक है, और उसका स्थान कोई और लोक भाषा ले लेती है। कालांतर में यही लोक भाषा साहित्यिक बन जाती है। तो यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि जो संस्कृत जो भाषा थी वो बहुत समय तक साहित्य की भाषा के रूप में चली, जिसका स्थान कुछ जो लोक भाषाएं थी उन्होंने ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया। पहले तो पाली ने लिया उसका स्थान, फिर प्राकृत ने लिया, फिर अपभ्रंश ने लिया, ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी आप कोई टेक्स्ट बुक आपका जो इग्नो का पढ़ते हैं तो आपको याद रखना होता है कि यहाँ पे आपको थोड़ा प्लेस दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे नोट्स आप लिख के चलिए, ठीक है, पॉइंट वाइज लिखिए। तो ये जो पूरा पैरा आपको दिखता है ये सभी आपको लिखने की आवश्यकता नहीं होती है एग्ज़ाम में। खाली जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको ही हमको नोट करके चलना है, फिर अपने से आप आंसर बना सकते हैं। ऐसा करने से थोड़ा इजी रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का एक ही मतलब है कि जो अपभ्रंश है वो एक लोक भाषा के रूप में पहले से जनता में था, जिसका मतलब जो साहित्य में भी स्थान अपना बना रहा था, मतलब बाद के समय में उसका स्थान साहित्य में भी मिलने लगा, ठीक है। अब अपभ्रंश को देश भाषा कहा जाए या नहीं, इस पर विद्वानों में बहुत ही विवाद हुआ है, ठीक है। सबके अपने विचार हैं। निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि साहित्यिक प्रकृति का देशी भाषाओं के साथ संपर्क हुआ और इस प्रकार भारतीय आर्य भाषा की अपभ्रंश अवस्था की शुरुआत हुई। तो बात पूरा मिला जुला के उतना ही आ रहा है कि जो अपभ्रंश की पहली अवस्थाएं हैं, पाली हो, प्राकृत हो, ठीक है, उसी से अपभ्रंश जो है वो साहित्यिक भाषा बनी है, ठीक है, मतलब उसी का तो स्वरूप है, ठीक है। तो बात मिला जुला के वही है। तो अपभ्रंश अवहट पुरानी हिंदी। यहाँ पे सरल शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करूँ तो बात वही है, आप राम को राम कहिए, राम कुमार कहिए, रामू कहिए, ठीक है, कुछ भी, मतलब उसको आप कैसे भी बुला लीजिए, नाम तो वही है, ठीक है। तो यही अपभ्रंश के विषय में भी वाद विवाद चलता है, ठीक है। आप कितना भी उसका मतलब क्या कहते हैं उसको विश्लेषण कर लीजिए, कुछ भी उटपटांग खींच लीजिए, बात तो वही आएगी, ठीक है। तो अपभ्रंश को हिंदी साहित्य में शामिल किया जाए या नहीं, इस संबंध में विद्वानों के बीच बड़ा मतभेद है। कुछ विद्वान जैसे राहुल संकृत्यायन, गुलेरी अपभ्रंश को हिंदी में शामिल करना चाहते हैं। उनका कहना है कि अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है। तो यहाँ पे मान लीजिए कि आप लिख रहे हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर और लिख रहे हैं आप इंग्लिश लिटरेचर का हिस्ट्री, और आप लैटिन भाषा के संबंध में आपने थोड़ा बहुत परिचय दे दिया, तो भी गलत नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि आप मान लीजिए, उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके बारे में कोई लिख रहा है कहानी, मान लीजिए, या फिर आप अपनी आत्मकथा लिख रहे हो, तो आप बताओगे ना कि मेरी माता का नाम ये है, मेरे पिता का नाम ये है, आप बताओगे तभी तो आत्मकथा बनेगी, है ना। ऐसा तो नहीं है कि सीधा हम कहीं से टपक पड़े धरती पर, ऐसा नहीं होता है ना। तो वैसे ही भाषा के संबंध में भी है, कुछ भाषाएं जो हैं वो
अन्य भाषाओं से निकलकर बनती हैं, ठीक है। तो ऐसे संबंध में अपभ्रंश का विवरण भी हमारे हिंदी साहित्य के इतिहास में होना आवश्यक है, ठीक है। तो इस कारण से हम इसका अध्ययन करते हैं। अपभ्रंश पूरी तरह से अलग नहीं है हिंदी से, पुरानी हिंदी है, ठीक है। बस तो यही बात है यहाँ पे बताया जा रहा है। आप इतना तो समझ गए होंगे कि अपभ्रंश पर प्राकृत का प्रभाव काफ़ी स्पष्ट था, उसी प्रकार जैसे संस्कृत पर छांदस का प्रभाव है। अब यहाँ पे दो बात आपको समझ के चलना है कि जो यहाँ पे संस्कृत कहा जा रहा है ना, तो संस्कृत पर छांदस का प्रभाव मतलब, छांदस मतलब वैदिक संस्कृत से है, मतलब जो साधारण संस्कृत है उस पर प्राचीन संस्कृत का प्रभाव अधिक देखने को मिलता है, ठीक। इसी कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल अपभ्रंश को प्राकृत भाष हिंदी कहते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा इस पैरा को थोड़ा बड़ा बनाया गया है, लेकिन बात छोटी है, ठीक है। किसने क्या कहा है वो सभी रेफरेंस है, ठीक। अब सवाल यह है कि अवहट क्या है। आप प्रकृत और अपभ्रंश ग्रंथों में अपभ्रंश के कई नाम मिलते हैं, जैसे अवहट या अवहत आदि। इस अर्थ में अवहट अपभ्रंश का ही पर्याय है, बात वही है, ठीक है। अवहट कहिए, अपभ्रंश कहिए, सब एक ही है। थोड़ा बहुत डिफरेंस बताया जाता है लेकिन उतना वैलिड नहीं है वो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए विद्यापति का एक कोटेशन दिया गया है। यहाँ पे विद्यापति कहते हैं कि देसिल बयाना सब जन मिठा ते टेंशन जपओ अवहट्टा, मतलब जो देशी भाषा सबको मीठी लगती है। देसिल बयाना मतलब बयाना, बयान हम कहते हैं वैसे हिंदी में, तो उससे थोड़ा रिलेट करता है, ठीक है। देसिल मतलब देशी, बयाना बयान, सब जन मिठा सब लोगों के लिए मीठा, ते टेंशन जपओ अवहट्टा मतलब ते मतलब मैं, टेंशन वो तो मुझे उतना समझ में नहीं आया शब्द, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। जपओ अवहट्टा, जपू में ऐसी भाषा या बोलूँ में ऐसी भाषा जो सबको मीठी लगती है। तो ये सेंटेंस है अपभ्रंश से, ठीक है। तो ऐसी है भाषा, मतलब विद्यापति कहते हैं कि मैं ऐसी भाषा में लिखूं या बात करूं या रचना करूं जो सभी को मीठी लगती है, जिसको हम अवहट कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोटेशन आप लिख सकते हैं एग्ज़ाम में, ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है, एक दो चलता है, ठीक है। ज़्यादा लिखने बैठेंगे तो जो एक्चुअल कंटेंट है वो भूल जाएंगे, ठीक है। ज़्यादा रेफरेंस नहीं देना है, क्योंकि रेफरेंस याद करने में टाइम लगता है, ठीक है। ऐसे एक दो रेफरेंस एक टॉपिक का चलेगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 रेफरेंस दीजिए, ज़्यादा बहुत रेफरेंस मतलब उतना टाइम नहीं रहता है। हम पढ़ते हैं वो अलग बात है, लिखते समय टाइम बहुत कम मिलता है, ठीक। तो अर्थात यहाँ पे वही बात है। तो यहाँ पे देखिए कि तो यहाँ पे ये इतना बात है कि जो अवहट है और जो पुरानी हिंदी है उसमें कोई उतना अंतर नहीं है, दोनों ही देशी भाषा है। मिश्रित अपभ्रंश अथवा परिवर्ती अपभ्रंश पर्याय नाम है, ठीक है। तो देखिए अब जो बुक्स आप देखते हैं तो चैप्टर्स आपको बहुत बड़े लग सकते हैं, लेकिन बात थोड़ा क्या है कि किसी भी टॉपिक को थोड़ा लेक्चर के रूप में बताया जाता है तो थोड़ा बड़ा बन जाता है चैप्टर, ठीक है। एक्चुअल में उतना टॉपिक उतना डिटेल नहीं होता है, खाली उसको समझाने के लिए टाइम लग जाता है, ठीक है। तो ऐसा आपको
ध्यान में रख के चलना है। और यहाँ पे जो नोट्स है उसको पॉइंट्स बना के चलिए, बहुत ही सिंपल फॉर्मेट में आपको तो समझ में आ जाएगा। जब आप एग्ज़ाम से पहले ऐसे नोट्स देखेंगे तो अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, वैसे तो नोट्स आप बनाएंगे तो हमेशा याद रहेगा। देखिए, अब इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि दिया गया है। तो कुछ विद्वान छांदस से अपभ्रंश तक की विकास प्रक्रिया को नहीं मानते। उनके अनुसार यह प्रदेश विशेष की बोली है, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। मतलब कुछ लोग का मानना है कि अपभ्रंश अपने आप से निकलकर बन गया है। जिस समय अपभ्रंश साहित्यिक भाषा के रूप में सामने आ रही थी, उस समय बंगाल के पालों, मान्यखेट के राष्ट्रकूटों की शक्ति मजबूत थी। पाल और राष्ट्रकूट राजाओं ने अपभ्रंश को संरक्षण दिया। और 10वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट कमज़ोर हो गए तो गुजरात के चालुक्यों ने इसको प्रोत्साहित किया है। मतलब इसका इतिहास बताया जा रहा है कि किसने संरक्षण दिया है। ठीक है, आप ऐसे अंडरलाइन भी कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको लगता है पढ़ते हुए अंडरलाइन कर लीजिए ऐसे। ठीक है, तो ऐसे अंडरलाइन कर लीजिए, तो ये भी आपको अच्छे से देखने को मिलेगा नोट्स बनाते समय। नोट्स अलग से नहीं बनाना है, यहीं पे बना लीजिए। ठीक है, इसीलिए आपको उतना प्लेस दिया जाता है। और फिर इन कारणों से अपभ्रंश साहित्य का निर्माण विस्तृत भूभाग में हुआ है। चलिए, ये पैरा तो हो गया। उसके बाद हम स्वयंभू का काव्य है उसको देखेंगे।